हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित विज्ञान शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं उनका नोट्स रिवीजन, जितना हो सके उतना कम समय के अंदर। और इसके अंदर हम पूरे जो गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं उनका फुल नोट्स रिवीजन करेंगे। बढ़िया नोट्स हैं और उनका जितना हो सके उतना कम समय के अंदर फटाफट आपकी वन लाइनर बुक से आपका लाइन टू लाइन फुल रिवीजन करा दिया जाएगा। और जितना हो सके उतना उसको शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका बुक रिवीजन जो चैनल है उसको। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गणित की प्रकृति, गणित का अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्र। आधुनिक समय में विज्ञान एक तकनीक ने उन्नति, प्रगति और विकास किया है। उसका मूल आधार गणित रहा है और उसके अंदर प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञान की शाखा गणित है, जिसके माध्यम से ही अन्य विज्ञानों का विकास हुआ है। अतः गणित प्रकृति में स्वतंत्र विषय के रूप में विद्यमान है। गणित की उत्पत्ति व शाब्दिक अर्थ। गणित शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक काल में मिलता है, जिसका प्रारंभ गिनती से हुआ था। ये वर्तमान में सांख्यिकी पद्धति के रूप में विकसित हुआ है। गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की गण धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द का भाषा का शब्द मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति में विद्यमान समस्त वस्तु में सम्मिलित होती है, जिसकी गणना किया जाना संभव है, गणित कहलाता है। उसमें गणित की परिभाषा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे देखें, रोजर बैंकन के शब्दों में गणित प्राकृतिक विज्ञान की समस्त विषयों का सिंहद्वार, प्रवेश व सीखने की कुंजी है। तो बैंकन से बैंक ध्यान में रखना, बैंक के अंदर कुंजी की आवश्यकता होती है, सिंहद्वार और प्रवेश द्वार और कुंजी है, रोजर बैंकन का ध्यान में रखना। उसके बाद में गणित आचार्य यांग वेन के शब्दों के अंदर गणित से हमें अतीत की संस्कृति और सभ्यता का दर्पण कहा है। उसके बाद में बेल महोदय के शब्दों में इन्होंने गणित को समस्त विज्ञानों का नौकर की संज्ञा दी है। नौकर यानी सहयोग देने वाला, समस्त विज्ञानों का नौकर की संज्ञा दी है। गणिताचार्य गोस के शब्दों के अंदर तो इन्होंने गणित को समस्त विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी, यानी गोस से बॉस याद रखना, बॉस और रानी एक दूसरे को संबंधित होते हैं। और गिब्स के अनुसार गणित की अपनी एक निश्चित भाषा होती है, जैसे इक्वल है, ये ट्राइंगल है, जीरो है, डॉट है, इस प्रकार से। उसके बाद गैलीलियो के शब्दों में गणित एक ऐसा विषय है जिसमें परमेश्वर या ईश्वर ने मानव की पूरे ब्रह्मांड को ही उसकी भाषा में समाहित कर दिया है अथवा लिख दिया है। और उसके बाद में ज्योतिष वेदांग में उल्लेखित है कि जिस प्रकार मयूर के सिर पर मुकुट और शोभायमान होता है, सर्पों के सिर पर मणियाँ विराजमान होती है, उसी प्रकार महत्व विज्ञान के नाम से चर्चित ज्योतिष वेदांग ने गणित को बताया है। उसके बाद गणित की विशेषताएं। गणित में संख्यात्मक का बोध होता है। गणित परिमाणात्मक, मापतोल, दूरी, दिशा आदि विद्यमान होता है। गणित एक अमूर्त तार्किक चिंतन वाली एक विषय है जिसका व्यवहारिक उपयोग होता है। गणित शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करने में सहायक होती है। गणित घटनाओं का निष्कर्ष निकालता है और मूल्यांकन करता है। गणित तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति और खोज प्रवृत्ति रखता है। गणित आगमनात्मक तथा प्रयोगात्मक की ओर जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। गणित की प्रकृति मूर्त नहीं होती है, अमूर्त तार्किक चिंतन की होती है। विज्ञान के विकास के क्रम में गणित का स्थान होता है मैथ्स, यानी कि मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इन सभी के अंदर मैथ का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर ये देखें, इसी प्रकार से इसमें सभी का प्रयोग किया जाएगा। गणित की प्रकृति का अर्थ होता है एक निश्चित स्वभाव का होना। अतः प्राकृतिक विज्ञान की समस्त विषयों का एक निश्चित उद्देश्य एवं संरचना होती है, जिसे बालकों तो दोस्तों गणित की प्रकृति के बारे में देख रहे थे। प्रकृति का अर्थ होता है कि निश्चित स्वभाव का होना। अतः प्राकृतिक विज्ञान के समस्त विषयों का एक निश्चित उद्देश्य और संरचना होती है, जिसे बालकों को निर्धारित रूप से पढ़ाया जाता है। ऐसा ही एक विषय गणित है जिसकी अपनी एक निश्चित प्रकृति है, जो अन्य विज्ञानों से भिन्न एवं तुलनात्मक रूप से अलग है। गणित प्रकृति में एक स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, जिसका अपना एक निश्चित आकार एवं ढांचा एवं स्वरूप होता है, जो अमूर्त तार्किक धनात्मक दृष्टिकोण रखता है। यानी गणिताचार्य प्रोफेसर CV भीम संगठन ने अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स एजुकेशन में गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से उल्लेखित किया है।
उसके बाद में लिखें प्रकृति, देखें इसकी गणित की प्रकृति परिमाणात्मक होती है। गणित की प्रकृति में अमूर्त तार्किक चिंतन होता है। गणित की प्रकृति निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों होती है। गणित की प्रकृति आगमनात्मक आगमनात्मक आपकी निगमनात्मक और प्रयोगात्मक होती है। गणित की प्रकृति में गणना संख्यात्मकता का बोध होता है। गणित की प्रकृति परिमाणात्मक मापतोल दूरी दिशा का ज्ञान रखती है। गणित की प्रकृति स्वभावतः समस्याओं का समाधान करने की एक विशेष विधि रखती है। गणित की प्रकृति समस्याओं का समाधान करने के लिए बालकों में रचनात्मक मौलिक अनुसंधान की गुण रखती है। तार्किक चिंतन की बात करें, तार्किक गणित क्या होता है? तार्किक गणित से तात्पर्य बालकों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं में क्रियाशीलता लाना, गतिशीलता लाना, तीव्रता लाना। उसके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं समस्याओं का समाधान कर सकता है। तार्किक गणित ही जो बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, खोजी प्रवृत्ति, सिद्धांतात्मक, रचनात्मक के गुणों का विकास करने का अवसर देती है। तार्किक गणित पर प्रकाश डालते हुए दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि तार्किक गणित ही जो व्यक्ति की मानसिक अभिक्रियाओं में तीव्रता एवं क्रियाशीलता लाता है, जिसमें निरंतर अभ्यास से उसकी सुसुप्त आत्मा में चेतना और जागरूकता उत्पन्न करता है, तब विभिन्न कौशलों का विकास करता है। उसके बाद में गणिताचार्य हब्स के शब्दों में लिखा है कि तार्किक गणित का प्रयोग व्यक्ति की मानसिक बौद्धिक क्रियाओं में तीव्रता एवं तीक्ष्णता लाता है। वैसा ही किसी पत्र के प्रयोग करने पर घर्षण से एक औजार को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद गणिताचार्य सेलवॉक के अनुसार जो व्यक्ति विज्ञान के परीक्षणों तार्किक गणित के प्रयोग को नहीं जानता है, वह संसार में सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। तार्किक गणित की विशेषता देखें। तार्किक गणित बालकों में समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उत्पन्न करती है। तार्किक गणित अभ्यास पर बल देती है। तार्किक गणित में परिणामों की पुष्टि होती है। तार्किक गणित दैनिक जीवन की यथार्थता से समानतापूर्वक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन सरल से जटिल शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। तार्किक गणित में तर्क शक्ति की शुद्धता से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तार्किक गणित मौलिक चिंतन रखने का अवसर देता है। तार्किक गणित की संक्षिप्त भाषा होती है। उसके बाद में गणित शिक्षण देखें। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शिक्षा शास्त्र से ली गई है, जिसे पेडोलॉजी कहते हैं, जिसकी सर्वप्रथम धारणा 1960 के दशक में अमेरिका से विकसित हुई थी, जिसका प्रयोग आधुनिक भारत में शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1980 के दशक में व्यवहारिक रूप में किया गया था। शिक्षण की बात करें। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्ष में विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाता है। शिक्षक एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सदैव निरंतर, गतिशील, प्रगतिशील, परिवर्तनशील रहती है। शिक्षण शास्त्री मॉरिसन के शब्दों में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक कम परिपक्व व्यक्ति छात्र को अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स के अनुसार उन्होंने शिक्षण को द्विमुखी व द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, जो शिक्षक एवं छात्र के मध्य परस्पर अंतःक्रिया के संपादित होती है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षक छात्र अंतःक्रिया और शिक्षा प्राप्त हो जाएगी उसको। शिक्षण शास्त्र जॉन डीवी के शब्दों में इन्होंने शिक्षण को त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य परस्पर अंतःक्रिया के संपादित होता है। पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र, यह आपके जॉन डीवी ने कहा है। और उसके बाद में द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है एडम्स ने। प्रोफेसर VH ब्लूम के शब्दों में शिक्षण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक होता है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना, इन्हें मूल्यांकन और अधिगम अनुभव का निर्धारण करना। उसके बाद में स्थूल होता है मूर्त, सूक्ष्म होता है अमूर्त। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षक अनुभव का निर्धारण करना और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जो सदैव परिवर्तनशील एवं गतिशील रहती है। शिक्षक बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक परिवर्तन लाता है। शिक्षण विज्ञान एक कला दोनों है। शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। शिक्षण उपचारात्मक होता है, बालकों की समस्याओं का समाधान करने वाला होता है। शिक्षण अमूर्त एवं सूक्ष्म प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार उन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण मूर्त प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण एक अमूर्त प्रक्रिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद शिक्षण के अंदर अब देखेंगे भेद या प्रकार, उसके स्तर और उसके चर या कारक, उसके सोपान। तो भेद या प्रकार की बात करते हैं, उसके अंदर एकल तंत्रात्मक शिक्षण आता है और प्रजात तंत्रात्मक शिक्षण आता है और हस्तक्षेप रहित शिक्षण आता है। स्तर की बात करें तो समर्थी स्तर शिक्षण आता है, बोध स्तर शिक्षण आता है और चिंतन स्तर शिक्षण आता है। चर या कार्य की बात करें, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, आश्रित चर आपका छात्र होता है, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम होता है। सोपान की बात करें, इसके निदानात्मक होते हैं, उपचारात्मक होते हैं, मूल्यांकनात्मक होते हैं।
शिक्षण के भेद या प्रकार। एक तंत्रात्मक शिक्षण, यह शिक्षण का वह भेद है जिसमें प्राचीन परंपरागत शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शिक्षक स्वयं के अनुसार ही शिक्षण की योजना बनाता है, छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसमें शिक्षक बालकों में पाठ्यक्रम के माध्यम से स्मरण शक्ति का विकास करता है और रटने पर बल देता है। इस शिक्षण के निराकुंशवादी या प्रभुत्ववादी लोकतंत्रात्मक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक कहलाता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण, यह वह शिक्षण वह चर है जो एक तंत्रात्मक शिक्षण के विपरीत विशेषता रखता है, जबकि इसका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। इसमें शिक्षक छात्रों के अनुसार ही शिक्षण की योजना बनाता है और उन्हें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। इसमें शिक्षक एक छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान भूमिका छात्र की होती है। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक लोकतंत्रात्मक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है यह अतः इसलिए इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि छात्र स्वयं क्रिया करके सीखता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसमें सक्रिय एवं प्रधान स्वयं छात्र होता है। यह शिक्षक के बिना स्वयं के माध्यम से संबंधित पाठ्य पुस्तक से अधिगम की प्राप्ति करता है, जिसका माध्यम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, पत्राचार शिक्षण प्रणाली और खुला विश्वविद्यालय होता है। उसके बाद में शिक्षण के स्तर यानी समर्थी स्तर की बात करें, मेमोरी लेवल टीचिंग, प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। यह शिक्षण का सबसे निम्न स्तर है, जिसमें शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बालकों में स्मरण शक्ति का विकास करता है, रटने पर बल देती है। यह शिक्षण का स्तर प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए अधिक उपयोगी होता है। दूसरा है बौद्ध स्तर शिक्षण, यह प्रवर्तक मॉरिसन होते हैं। इसके प्रवर्तक मॉरिसन है। यह शिक्षण का मध्यम स्तर है, जिसमें शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझ विकसित करता है, बालकों में अधिगम न होने के कारणों का पता लगाता है। यह शिक्षण उच्च प्राथमिक विद्यालयों 6 से 8 के लिए उपयोगी होता है। चिंतन स्तर की बात करें तो इसके प्रवर्तक हंट है रिमाइंड लेवल टीचिंग। यह शिक्षण का सर्वोच्च अंतिम उच्च स्तर होता है, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन के गुणों का विकास करता है तथा विद्यार्थी स्वयं समस्या का समाधान करते हैं, निष्कर्ष एवं मूल्यांकन निकालते हैं, नवीन उदाहरणों का प्रस्तुत करते हैं। यह शिक्षण माध्यमिक स्तर पर तथा यूजी और पीजी एवं शोधकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। शिक्षण के चर या कारक, जिसमें स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, स्वतंत्र चर प्रधान या शिक्षक होता है। यह शिक्षण का वह चर है जिसमें शिक्षक की भूमिका सक्रिय व प्रधान होती है, छात्र निष्क्रिय मुख्य दर्शक श्रोता के रूप में होता है। इसमें एक तंत्रात्मक शिक्षण की समस्त विशेषताएं पाई जाती है। आश्रित चर की बात करें तो छात्र होता है, आश्रित चर प्रधान छात्र होता है, सक्रिय छात्र और शिक्षक दोनों होते हैं। इसमें छात्र सक्रिय होकर अधिगम की प्राप्ति करता है, परंतु शिक्षक के शिक्षण पर निर्भर करता है। यह चर लोकतंत्रात्मक शिक्षण की विशेषता रखता है। मध्यस्थ चर यानी कि प्रधान पाठ्यक्रम होता है। यह शिक्षण का वह चर है जिसमें शिक्षक और छात्र के मध्य योजक कड़ी का काम करता है और पाठ्यक्रम कहते हैं जो मध्यस्थ चर कहलाता है, जिसके अभाव में शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती है। यदि परीक्षा में प्रश्न पत्र के अंदर मध्यस्थ चर पूछा जाए तो उत्तर के प्रथम विकल्प की वरीयता में पाठ्यक्रम का चयन करें, परंतु पाठ्यक्रम ना हो तो कक्षा कक्ष शिक्षण विधियां और शिक्षण सहायक सामग्री में से कोई एक विकल्प दिया हो तो उसका चयन किया जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रश्न के अंदर इस प्रकार के ऑप्शन दिया जाए भी इसका मध्यस्थ चर क्या है, तो पाठ्यक्रम अगर आपको दे रखा है तो पाठ्यक्रम को आपको चयन करना है। अगर पाठ्यक्रम नहीं है तो आपको कक्षा कक्ष से शिक्षण विधियां इस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री अन्य विकल्प हो तो उनमें से किसी एक को चयन कर सकते हैं। शिक्षण के सोपान की बात करें तो निदानात्मक सोपान क्या होता है? यह शिक्षण का वह सोपान होता है जिसमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के पूर्व अपना प्रारंभ में उपयोगी बनाता है, जिसमें शिक्षक बालकों के अधिगम का न होने कारणों का पता लगाता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थी से पूर्व ज्ञान का पता लगाता है और निरंतर समीक्षा के समाधान की ओर ले जाता है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो यह शिक्षण का वह सोपान होता है जिसमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उपयोगी बनाता है और छात्रों की समस्या का समाधान करता है। यह शिक्षण का मध्यस्थ सोपान होता है। इसमें निदानात्मक सोपान भी सम्मिलित होता है। निदान में उपचार नहीं होता है, परंतु उपचारात्मक शिक्षण में निदान सम्मिलित होता है। उपचारात्मक शिक्षण समीक्षात्मक बालकों के लिए समीक्षा का समाधान करने के लिए यानी कि कमी को समाधान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मूल्यांकन की सोपान की बात करें तो यह शिक्षण का वह सोपान होता है जिसमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में उपयोगी बनाता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण शैक्षणिक स्तर में प्राप्त उपलब्धियों अथवा छात्रों ने क्या सीखा है या नहीं सीखा है इसका आंकलन मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तरीय सोपान है। मूल्यांकन में निदान व उपचार दोनों ही निहित होते हैं। उसके बाद आगे देखें दोस्तों शिक्षण के शिक्षण सूत्र। तो बात करें शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन दार्शनिक रूसो व कॉमेनियस की अमूर्त विचारधारा से हुआ है। शिक्षण सूत्र वह होते हैं जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में संबंधित पाठ्य वस्तु को छात्रों के लिए सरल सरस प्रभावी रोचक और स्थायी बनाता है, जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है, जिसके अंदर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सरल से जटिल की ओर और उदाहरण से नियम की ओर
विषय से सामान्य की ओर और निकट से दूर की ओर, उसके बाद में अनुभव से तार्किक की ओर और पूर्व से अंश की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चल सकते हैं और अमूर्त से मूर्त की ओर चल सकते हैं, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। ये इसके शिक्षण सूत्र होते हैं। और शिक्षण के सिद्धांत, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन शिक्षण शास्त्री पेस्टोलॉजी जॉन डीवी हर्बर्ट, प्रोफेसर BH ब्लूम आदि ने व्यवहारिक रूप से किया था। शिक्षण सिद्धांत वे होते हैं जो सार्वभौमिक रूप से स्थापित या वैज्ञानिक होते हैं। शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में संबंधित पाठ्य वस्तु को छात्रों के लिए अधिगम योग्य बना देता है। शिक्षण सिद्धांतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है आपका सामान्य शिक्षण सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत के अंदर वे सिद्धांत होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में सार्वभौमिक एवं वैज्ञानिक रूप में सदैव एक सर्वत्र उपयोगी बनाता है। जैसे शिक्षक के उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, नियोजन का शिक्षण सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत वे ये सिद्धांत होते हैं जो मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा से विकसित होते हैं। जैसे BL थोर्नडाइक यानी SR थ्योरी दी थी उन्होंने, और BF स्किनर RS थ्योरी दी थी, और CL हल यानी RS थ्योरी दी थी। इसी लचीलेपन का सिद्धांत, और उसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और विश्लेषण का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत और बाल केंद्रित सिद्धांत। ये सारे देखो दोस्तों, ये सामान्य शिक्षण सिद्धांत के अंदर उदाहरण देखें तो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण का सिद्धांत हो जाएगा, नियोजन का शिक्षण सिद्धांत हो जाएगा, चयन का शिक्षण सिद्धांत हो जाएगा, उसके बाद में लचीलेपन का सिद्धांत हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा, विश्लेषण का सिद्धांत हो जाएगा, उसके बाद में साहचर्यवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत हो जाएगा, पूर्णाकार का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम इसके अंदर की बात करें, इसके अंदर आपके मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत के अंदर BL थॉर्नडाइक का सिद्धांत, BL स्किनर का सिद्धांत और CL हल का सिद्धांत। उसके बाद में इनका मानना है कि शिक्षक को शिक्षण कराते समय विद्यार्थियों को शारीरिक मानसिक यानी से मनोवैज्ञानिक रूप से सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, तभी शिक्षण अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। उदाहरण के तौर पर रुचि और विप्रेरणा का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है। उसके बाद में मनोरंजन का एवं अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत है, सामाजिकर्त एवं अभिव्यक्ति का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, पुरस्कार दंड का सिद्धांत है। उसके बाद देखेंगे गणित शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग मेथड की बात करते हैं आगे। तो टीचिंग मेथड के अंदर हम तो देखें इसके अंदर गणित शिक्षण की विधियाँ। टीचिंग मेथड, शिक्षण अधिगम का सूत्रपात सर्वप्रथम अमूर्त रूप में दार्शनिक रूसो कॉमेनियस ने किया था, जिसको व्यवहारिक मूर्त रूप शिक्षण शास्त्री पेस्टोलॉजी ने 1800 से 1825 ईस्वी के मध्य किया था, जिन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षण विधियों को विकसित करने, बालकों का शारीरिक मानसिक भौतिक विकास करने हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अपनाने हेतु बल दिया था, जिसका सहयोग जॉन डीवी, फ्रोबेल, क्रथवॉल, हर्बर्ट, BF ब्लूम आदि ने किया था। शिक्षण विधियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, जिसके अंदर सक्रिय शिक्षक होता है, प्रधान शिक्षक होता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षण विधि के अंदर सक्रिय शिक्षक छात्र दोनों होते हैं, प्रधान छात्र होता है। प्राचीन परंपरागत विधि के अंदर हम प्रबुद्धवादी, अलोकतंत्रात्मक, मौखिक शिक्षण, समरण शक्ति पर बल, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ज्ञानात्मक पक्ष और रटने पर बल दिया जाता है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंदर लोकतंत्रात्मक होती है और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वांगीण विकास होता है, ज्ञान, भाव और क्रिया पर ये डिपेंड करती है, ये निर्भर करती है, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण के तौर पे हम देखें पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि होगी, कहानी विधि होगी, व्याख्या विधि होगी और व्याख्यान प्रदर्शन विधि, परंपरागत विधि होगी। और आधुनिक विधि के अंदर आगमन निगमन विधि होगी, संश्लेषण विश्लेषण विधि होगी, खेल विधि होगी, परियोजना विधि होगी, होस्टिंग विधि होगी और प्रयोगशाला विधि होगी। पाठ्य पुस्तक विधि यानी टेक्स्ट बुक टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो यह शिक्षण की ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग शिक्षक परंपरागत एवं प्राचीन काल से शिक्षण के लिए उपयोगी बनाता रहा है। पाठ्य पुस्तक विधि में शिक्षक सक्रिय होता है, जिसके माध्यम से कक्षा में सभी छात्रों को एक साथ बिना पक्षपात के अध्यापन कराया जाता है। यह विधि बालकों में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञानात्मक पक्ष पर विकास करती है, रटने की प्रवृत्ति को विकसित करती है, जिससे छात्रों में समरण शक्ति का विकास होता है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक विधि का वर्णन प्रणाली के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। समर्थीकृत वर्णन प्रणाली यानी जिसमें शिक्षक कक्ष में आता है, छात्रों को पाठ्यपुस्तक निकलवाता है और उन्हें अक्षर रटने के लिए कहता है। दूसरी है आपकी वर्णन विश्लेषण और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक पाठ्यपुस्तक को छात्रों को समझाता है, व्याख्या विश्लेषण करता है और कक्षा में याद करने,
घर से याद करके आने दूसरे दिन कक्षा में सुनने के लिए कहता है। और शिक्षक छात्र पाठ्यपुस्तक वर्णन प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक छात्र दोनों की पाठ्यपुस्तक को अपने अपने घरों पर स्वाध्याय के माध्यम से अधिगम करते हैं और दूसरे दिन शिक्षक कक्ष में छात्रों से प्रश्न उत्तर पूछता है। उसके बाद में उप प्रधान वर्णन प्रणाली, उप प्रभाग वर्णन प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक कक्ष में आता है, छात्रों से पाठ्यपुस्तक को निकलवाने के लिए कहता है और छात्रों को खड़ा करता है और कहता है कि तुम पढ़ मैं सुनूं, तथा छात्र थक जाता है और कहता है मैं पढ़ूं तू सुन और तुझे समझाऊं। इस प्रकार की ये उप प्रभाग वर्णन प्रणाली है। पाठ्य विधि के गुण, पाठ्यपुस्तक विधि के गुण होते हैं। यह विधि समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराती है। यह विधि छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करती है क्योंकि रटने पर बल देती है। समय श्रम धन की दृष्टि से खर्चीली विधि नहीं है। यह विधि छात्रों में स्वाध्याय अथवा स्वयं श्रम अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करती है। उसके बाद में यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। यह विधि मंद बुद्धि पिछड़े कमजोर बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि कक्ष में पक्षपात की संभावना को रोकती है। यह विधि गणित विज्ञान प्रायोगिक विषय तथा भाषाई साहित्य के लिए अधिक उपयोगी है। दोष की बात करें तो यह अमनोवैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छात्रों को क्रिया करके सीखने का अवसर नहीं देती है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान अस्थायी प्रकृति का होता है। यह विधि छात्रों को रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, रचनात्मकता एवं खोजी प्रवृत्ति के गुणों का विकास नहीं करती है। छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि ये बालक पाठ्यपुस्तक का मनोरंजन समझते हैं। शिक्षक पाठ्यपुस्तक को साध्य समझता है जबकि वह शिक्षण का साधन है। खेल शिक्षण विधि, इसके अंदर बालों ध्यान केंद्र आते हैं। किंडरगार्टन विधि कहा जाता है। प्रवर्तक स्विट्जरलैंड के शिक्षक फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ध्यान में रखना दोस्तों सीधा ही। आधुनिक रूप में प्रयोगकर्ता हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्ले वे लिखी थी। कोल्डवेल कुक की पुस्तक द प्ले वे ध्यान में रखना। इसके अंदर देखते हैं वह शिक्षण की ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्य पुस्तकों कक्ष में छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से खेल उपकरणों से मनोरंजन प्रदान करते हुए प्रस्तुत करता है, जिसमें बालकों में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। खेल विधि को प्ले पद्धति के आधार पर 5 भागों में बांटा या वर्गीकृत किया गया है। फ्रोबेल प्ले पद्धति, मोंटेसरी प्ले पद्धति, डोल्टन प्ले पद्धति और बेनेटिका प्ले पद्धति और डेक्रोली प्ले पद्धति। फ्रोबेल प्ले पद्धति का देखें, इसके अंदर क्या होता है। इस पद्धति के प्रवर्तक फ्रोबेल है, जिन्होंने 4 से 8 वर्ष के बालक यानी कि बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी बनाया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से खिलौनों पर छोटे छोटे खेल के माध्यम से सिखाने पर बल दिया है तथा जिसे किंडरगार्टन प्ले पद्धति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें मोंटेसरी प्ले पद्धति, इसी प्रवर्तक शिक्षा शास्त्री इटली की डॉक्टर मारिया मोंटेसरी थे। इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बालक बालिकाओं के लिए अधिक उपयोगी बताया है, जिसमें इन्होंने छोटे छोटे बालकों को श्रव्य दृश्य उपकरणों से खेल में सिखाने पर बल दिया है। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप से सीखने पर बल देती है। डोल्टन प्ले पद्धति, यह पद्धति अमेरिका के डोल्टन नामक स्थान पर डोल्टन नामक शिक्षक के द्वारा उसके सहयोगी शिक्षकों को एलन पार्क हस्ट यानी एलन पार्कर के योगदान से विकसित हुई है। इस पद्धति में डोल्टन महोदय ने कहा है कि छोटे छोटे बच्चों को जिस विषय को जितनी देर तक स्वतंत्र वातावरण में स्वरुचि से पढ़ाना चाहे उसे पढ़ते रहना देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद में बिनेटेका प्ले पद्धति, यह पद्धति अमेरिका के बिनेटेका नामक स्थान पर कार्लटन वॉसबर्न ने विकसित की थी। इस पद्धति में छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल के माध्यम से वर्णमाला ज्ञान, शब्द उच्चारण और शब्दावली का ज्ञान कराया जाता है तथा अभ्यास गृह कार्य पर बल दिया जाता है। उसके बाद में आगे डेक्रोली प्ले पद्धति, यह पद्धति डेक्रोली नामक शिक्षक द्वारा अमेरिका में विकसित हुई थी और जिसमें छोटे छोटे बच्चों को खेल उपकरणों के माध्यम से संज्ञान कराया जाता था, परिचर्चा की जाती थी तथा उन खेल उपकरणों से पाठ्य पुस्तकों का सहसंबंध स्थापित किया जाता था। खेल विधि की देखें, खेल विधि गुण की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है। यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। यह विधि छात्रों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती है। यह विधि छात्रों को कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दृश्य श्रव्य रूप से सीखने का अवसर देती है। यह विधि प्रमुख उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है तथा आंशिक रूप से प्राथमिक
के लिए भी उपयोगी है। यह विधि अंकगणित, वर्णमाला, भाषाई ज्ञान के लिए अधिक उपयोगी है। दोष की बात करें, दोष यानी समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने में सहायक नहीं है। कक्ष में अनुवांशिक अनुशासनहीनता उत्पन्न करने का अवसर देती है। समय, श्रम और धन दृष्टि से खर्चीली विधि है। उसके बाद में प्रत्येक प्रकरण को सब स्पष्ट करने में सहायक नहीं है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। यह बालकों में स्मरण शक्ति का विकास नहीं करती है। उसके बाद 3 नंबर आ जाएगी ह्यूरिस्टिक विधि यानी अनुसंधान विधि या खोज विधि। प्रवर्तक लंदन के रसायन शास्त्री चिकित्सा प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि के अनुसंधान विधि या खोज विधि के अन्य नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक आर्मस्ट्रॉन्ग है। यह शिक्षण की ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्यपुस्तक छात्रों के समक्ष कक्ष में समाधान करने के लिए प्रस्तुत करता है और सभी छात्र मिलकर सामूहिक रूप से स्वयं समस्या का समाधान करते हैं और शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक रूप में होती है। ह्यूरिस्टिक शब्द अर्थ अंग्रेजी भाषा का शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से हुई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद आई डिस्कवर है, जिसके हिंदी में 4 अर्थ होते हैं। मैं खोजता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पता लगाता हूँ, मैं मालूम करता हूँ। जिसके अंत में छात्र कहते हैं कि आई डिस्कवर्ड, अर्थात मैंने खोज लिया है, समस्या का समाधान कर लिया है। ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान अवधि 7 से 15 दिन की होती है और मौलिक अनुसंधान होता है। इसके अंदर देखें हम क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर अवधि 7 से 15 दिन की होती है। प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे थे और शिक्षक होता है, विद्यालय है, शिक्षण है, कक्ष और शिक्षण होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी मौलिक अनुसंधान विधि के अंदर छात्र आ जाएंगे। छात्र स्वयं समस्या समाधान करेंगे और अधिगम प्राप्त करेंगे। गुण की बात करें, यह विधि मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक है, छात्रों को स्वयं क्रिया करके सीखने का अवसर देती है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी प्रकृति का होता है। यह विधि बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, खोजी प्रवृत्ति के गुणों का विकास करती है। यह विधि कक्षा में अनुशासन को उत्पन्न करती है। यह विधि उच्च प्राथमिक अथवा उच्च स्तरीय कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है। यह विधि बालकों में सिद्धांतिक समीक्षात्मक प्रकरणों के लिए अधिक उपयोगी है। दोष की बात करें, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करती है। यह विधि समय, श्रम और धन की दृष्टि से खर्चीली है। श्रवण शक्ति का विकास नहीं करती है। विद्यालयों में शोध उपकरणों का अभाव होता है। यह विधि छोटी कक्षा अथवा प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि मंद बुद्धि, पिछड़े, कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं 4 नंबर, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो अभी कर लेते हैं, अब 30 मिनट का वीडियो बनाई जाएगा। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, जिसके अंदर योजना विधि और परियोजना विधि आती है। इसके योजना विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी और परियोजना विधि के हैं किलपैट्रिक। ध्यान रखना, योजना विधि तो जॉन डीवी की और परियोजना विधि किलपैट्रिक की है। इसमें शिक्षक केंद्रित, प्राचीन, परंपरागत, ज्ञानात्मक होती है। ये छात्र केंद्रित, आधुनिक, सर्वांगीण विकास यानी ज्ञान भाव क्रिया पर ध्यान देती है। यानी परियोजना विधि है, इसके अंदर मुख्य रूप से छात्र केंद्रित है, आधुनिक और सर्वांगीण विकास यानी कि ज्ञानात्मक भावनाओं को क्रियात्मक बल देती है। और जो योजना विधि है, इसके प्रवर्तक जॉन डीवी मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रित होती है और प्राचीन है, परंपरागत और ज्ञानात्मक है। योजना विधि 3 प्रकार की होती है, पाठ योजना, इकाई योजना और वार्षिक योजना। परियोजना विधि शिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक संबंधित पाठ्य पुस्तक अथवा प्रकरण को छात्रों के समक्ष रखता है, जिसका समाधान सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से प्रोजेक्ट मॉडल के माध्यम से स्वयं क्रिया करके समाधान करते हैं। शिक्षक की भूमिका मार्गनिर्देशन के रूप में होती है। परियोजना विधि प्रयोजनवादी जॉन डीवी के अमूर्त विचारधारा की देन है। परियोजना विधि के जनक प्रोफेसर किलपैट्रिक हैं, जो जॉन डीवी के प्रिय शिष्य थे। परियोजना या प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम निर्माण 1900 ईस्वी में प्रोफेसर रिचर्डसन ने किया था। 1908 में परियोजना शब्द शिक्षा में उपयोग में लिया गया। 1918 में प्रोफेसर किलपैट्रिक ने अपनी शोध पत्र द्वारा द प्रोजेक्ट ऑफ रिचर्ड मेथड में परियोजना का विस्तृत व्यापक प्रयोग किया था। अंग्रेजी शब्द प्रोजेक्ट ज्ञान की शाखा अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में सर्वाधिक प्रयोग में होने लगा है। परियोजना विधि के लिए 4 बातों का होना आवश्यक होता है। उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है परियोजना में पहले, उसके बाद उनका नियोजन किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष या मूल्यांकन निकाला जाता है, समीक्षा का समाधान, प्रतिपुष्टि, लेखा जोखा विवरण तैयार किया जाता है। परियोजना विधि के अंदर ये 4 इसके क्रम ध्यान में रखना दोस्तों। उद्देश्यों का निर्धारण, नियोजन बनाना, निष्कर्ष या मूल्यांकन निकालना और समीक्षा का समाधान, प्रतिपुष्टि, लेखा जोखा विवरण तैयार करना। उसके बाद में परियोजना विधि का गुण क्या होता है? मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्भर करती है, क्रिया करके सीखने का अवसर देती है, कक्ष में अनुशासन बनाए रखती है, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी प्रकृति का होता है, खोजी प्रवृत्ति, रचनात्मक, सृजनात्मक कौशलों का विकास होता है, उच्च प्राथमिक अथवा उच्च स्तरीय कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि उनमें अमूर्त तार्किक चिंतन पाया जाता है। यह विधि गणित, विज्ञान, प्रायोगिक विषय के लिए अधिक उपयोगी है। आगे परियोजना विधि के दोष की बात करते हैं। यह समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करती है, स्मरण शक्ति का विकास नहीं करती है, समय, श्रम और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली और लंबी विधि है।
उसके बाद में प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि सैद्धांतिक विषयनिष्ठ भाषा व्याकरण के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इन्हें प्रोजेक्ट से समझा नहीं जा सकता। उसके बाद आगमन विधि या निगमन विधि, संश्लेषण विधि बोलते हैं इसको, और विश्लेषण विधि भी बोलते हैं निगमन विधि को। ये हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।